हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं मीना राणा आईसीटी वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 6 की हिंदी और यहाँ मल्हार बुक से हम एक नया चैप्टर लेके आए हैं। चैप्टर का शीर्षक है पेड़ की बात। ये चैप्टर लिखा है जगदीश चंद्र बसु ने और इसमें पेड़ की बात उन्होंने बताई है कि किस प्रकार से एक बीज जो है अंकुर में और फिर एक छोटे से पौधे और उसके बाद वो एक बड़े वृक्ष के रूप में परिवर्तित हो जाता है। तो यदि आपने पेड़ नहीं बोया है, आपको नहीं पता है कि बीज से कैसे पेड़ बनता है, तो ये चैप्टर आपके लिए बहुत रोचक होने वाला है। तो हम इस चैप्टर को पढ़ते हैं पेड़ की बात की। एक बीज से एक पेड़ कैसे बनता है, क्या क्या प्रोसेस इसके बीच में होता है, क्या क्या किस किस स्टेज से वो पेड़ जो है, वो बीज जो है एक पेड़ तक पहुंच पाता है। तो चलिए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड पर। तो हमारे चैप्टर का नाम है पेड़ की बात। ये चैप्टर लिखा है जगदीश चंद्र बसु जी ने और यहाँ वो पेड़ के बारे में हमें बता रहे हैं, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग भी है। और आप आगे विज्ञान में भी ये चीजें पढ़ते हैं, लेकिन ये हमारी हिंदी में एक रोचक तरीके से आपको सामने प्रस्तुत किया जाता है, जहां हमें विज्ञान फैक्ट तर्क बताता है, तो वहीं हिंदी में ये आपको एक रोचक ढंग से आपको ये पेड़ के बारे में बताने की उन्होंने कोशिश की है। तो आइए इस चैप्टर में क्या कहते हैं। क्या आपने कभी बीज बोया है? बीज से पेड़ बनने की कहानी बहुत रोचक है। कैसे उसका अंकुर फूटता है, पौधा बनता है और धीरे धीरे बढ़ता है और बड़ा पेड़ वो बन जाता है। आइए जानते हैं पेड़ के बारे में। पेड़ की बात, पेड़ के बारे में जानते हैं, पेड़ कैसे बनता है। बहुत दिनों तक मिट्टी के नीचे बीज पड़े रहे। इस तरह महीना दर महीना बीतता गया। अब क्या होता है, जब आप किसी बीज को या तो बोते हैं या स्वतः ही वो किसी कारणवश या तो वो फसल से नीचे गिर जाता है या किसी पक्षी के द्वारा वो कहीं एक जगह से दूसरी जगह वो ले जाया जाता है, तो उस समय वो जो बीज होता है वो कई दिनों तक मिट्टी के नीचे वो बीज पड़ा रहता है। इसी तरह महीना दर महीना बीतता गया। सर्दियों के बाद बसंत आया, उसके बाद वर्षा की शुरुआत में ही दो एक दिन बाद पानी बरसा। अब और छिपे रहने की आवश्यकता नहीं थी, मानो बाहर से कोई शिशु को पुकार रहा हो और सोए मत रहो, ऊपर उठ जाओ, सूरज की रोशनी देखो। आहिस्ता आहिस्ता बीज का ढक्कन दरक गया। तो अब ये जो बीज होता है वो धीरे धीरे क्या होता है, उसमें दरारें पड़ती हैं। तो क्या कहते हैं यहाँ, लेखक ने बताया बहुत दिनों तक मिट्टी के नीचे जो है वो बीज पड़ा रहता है। आप देखते होंगे जैसी बरसात शुरू होती है, नाना प्रकार के जो छोटे बड़े वृक्ष हैं वो हरे भरे हो जाते हैं। ठीक है, तो बरसात में बहुत सारे छोटे बड़े वृक्ष, छोटे छोटे जो पौधे होते हैं या जितने भी बीज होंगे वो सारे धरती से अंकुरित होकर के ऊपर उठ जाते हैं। तो यही बात यहाँ पर कहते हैं, उसके बाद वर्षा की शुरुआत में एक दो दिन पानी बरसा और अब छिपे रहने की आवश्यकता नहीं थी, मानो बाहर से कोई शिशु को पुकार रहा हो, मानो कि उस मिट्टी के बाहर से कोई उसे पुकार रहा हो कि बस बहुत हो गया, अब जो है अंदर और छिपे रहने की आवश्यकता नहीं है, और सोए मत रहो, ऊपर उठ जाओ, सूरज की रोशनी देखो। आहिस्ता आहिस्ता बीज का जो है ढक्कन दरक गया। दो सुकोमल पत्तियों के बीच जो है अंकुर बाहर निकला और अंकुर का एक अंश नीचे माटी में मजबूती से जड़ गया। और उस अंकुर के देखिए दो अंकुर उसमें फूटे, एक ऊपर की तरफ और एक नीचे की तरफ। एक तो उस धरती के अंदर जो है उसको जो है मजबूती से गड़ा रखता है, जिसको हम उसका जड़ कहते हैं, और दूसरा अंश माटी भेद कर माटी को तोड़कर ऊपर की ओर उठा। क्या तुमने अंकुर को उड़ते देखा है, जैसे कोई शिशु अपना नन्हा सा सिर उठाकर आश्चर्य से नई दुनिया को देख रहा है। तो आपने कभी उस नए छोटे से अंकुरित पौधे को देखा है? वो ऐसे देखता है जैसे कोई नन्हा सा शिशु, एक छोटा सा शिशु
सिर उठा करके आश्चर्य से नई दुनिया को देखता है। जब कोई शिशु जन्म लेता है तो वो भी सबकी तरफ देखता रहता है, इधर उधर टुकुर टुकुर करके वो देखता रहता है, मानो उसे आश्चर्य हो रहा है। वो यहाँ के जो दुनिया के जो लोग हैं उन सबको वो देख रहा होता है। तो ऐसा ही कुछ जो है इस अंकुर के फूटने से जो छोटा सा पौधा निकलता है, नया अंकुर ऊपर की तरफ निकलता है, ऐसा ही प्रतीत होता है। वृक्ष का अंकुर निकलने पर जो अंश माटी के ऊपर के भीतर प्रवेश करता है उसका नाम जड़ है। तो जो नीचे की तरफ जाता है उसे जड़ कहते हैं। मिट्टी के नीचे की तरफ जो भाग जो है अंकुरित। तो कहने का तात्पर्य क्या है, हम तो वृक्ष के सिर्फ ऊपर वाले हिस्से को देखते हैं जो हमें दिखाई देता है मिट्टी के नीचे, लेकिन वास्तव में ये वृक्ष जो है नीचे जितना वो ऊपर जाता है, अभी हमने पेड़ की कहानी भी पढ़ी थी, ठीक है। तो वो जो वृक्ष है वो जितना ऊपर उठ रहा है उतनी ही तेजी से वो नीचे भी बढ़ता है, क्योंकि जितना बड़ा वो वृक्ष होगा उसको थामने के लिए, उसको उस पृथ्वी पर, धरती पर उस तरह से जो है खड़े रहने के लिए उतनी मजबूतें और उतनी दूर तक उसकी जड़ें जाएंगी, तभी जाकर के वो वृक्ष टिका रहेगा। अगर उसकी जड़ें कमजोर हो गई तो वो वृक्ष तो गिर जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से तो देखिए यहाँ पर हमने लेखक बताते हैं कि ये जो वृक्ष के दो अंकुर फूटते हैं, तो वृक्ष में जो ये बीज है, ये बीज में जो दो अंकुर आते हैं, तो किस तरह से आते हैं। देखिए जब एक बीज इस तरह से जो है उसमें दो अंकुर आते हैं, एक अंकुर ऊपर की तरफ और एक नीचे की तरफ। नीचे उसकी जड़ें और ऊपर जो है इधर वो वृक्ष बनता है, पेड़ बनता है, ठीक है। ये पेड़ बनता है ऊपर और नीचे उसकी जड़ें इतनी ही दूर जाती हैं जितना बड़ा वो वृक्ष होता है। तो यहाँ पर क्या कहा है, एक अंश नीचे माटी में मजबूती से गड़ गया है और दूसरा अंश माटी भेद कर ऊपर की ओर उठा। क्या तुमने अंकुर को उड़ते देखा है? क्या तुमने इस अंकुर को उड़ते हुए कभी देखा है? वो ऐसा प्रतीत होता है जैसे कोई शिशु अपना नन्हा सा सिर उठाकर आश्चर्य से नई दुनिया को देख रहा हो। तो वो जो अंकुर है वो ऐसे फूटता है ऊपर की तरफ जैसे कोई शिशु जन्म लेता है और वो अपना नन्हा सा सिर उठा करके आश्चर्य से दुनिया के लोगों को देखता है। वृक्ष का अंकुर निकलने पर जो अंश माटी के भीतर प्रवेश करता है उसका नाम जड़ है। और वृक्ष के देखिए वृक्ष का अंकुर निकलने पर जो अंश माटी के भीतर प्रवेश करता है, यानी जो अंदर की तरफ जाता है, ये आपका जैसे मिट्टी है, तो जो अंश मिट्टी की तरफ जाता है इसको हम क्या कहते हैं, जड़ कहते हैं, पता है सभी को। और उसका नाम जड़ है। और जो अंश ऊपर की तरफ जड़ है उसे तना कहते हैं, और ऊपर वाले भाग को हम क्या कहते हैं, तना कहते हैं। तो वृक्ष के नीचे वाले भाग को जड़ और ऊपर वाले भाग को हम तना कहते हैं, ठीक है। सभी पेड़ पौधों में जड़ व तना ये दो भाग जो हैं मिलेंगे। आप किसी भी पेड़ पौधे में जाएंगे उसमें जड़ जरूर होगी, यानी कि उसके नीचे वाला हिस्सा, पृथ्वी के नीचे, मिट्टी के नीचे जो हिस्सा होता है उसमें जड़ भी होगी और उसमें तना भी होगा, ठीक है। ये दो भाग उसमें निकलते ही निकलते मिलेंगे ही मिलेंगे आपको। यह एक आश्चर्य की बात है कि पेड़ पौधों को जिस तरह ही रखो जड़ नीचे की ओर जाएगी और तना ऊपर की ओर उठेगा। अब ऐसा नहीं है कि आपने इस बीज को ऐसे रख दिया तो इसकी जड़ अब ऊपर चली जाएगी, ऐसा नहीं होता है। ये एक आश्चर्य की बात है, हमेशा उसका जड़ हमेशा धरती के नीचे ही जाएगा, ऊपर की तरफ कभी भी नहीं जाएगा। तो क्या कहा, ये एक आश्चर्य की बात है कि पेड़ पौधों की वो जिस तरह ही रखो जड़ नीचे की ओर जाएगी और तना ऊपर की ओर उठेगा। एक गमले में पौधा था। परीक्षण करने के लिए कुछ दिन गमले को औंधा लटकाए रखा। पौधे का सिर नीचे की तरफ लटका रहा
और जड़ ऊपर की तरफ। अब क्या किया, परीक्षण किया गया, इसमें जो है इसमें एक्सपेरिमेंट किया गया। ये एक पेड़ है और आप देख पा रहे हैं इस पेड़ के नीचे ये जो आपका क्या है, जड़ है और ऊपर इसका तना है। तो दो भाग इस पेड़ में होते हैं, कोई भी पौधा है, जड़ और तना। तो इसके लिए भी परीक्षण किया गया। ये आश्चर्य की बात है कि आप किसी वृक्ष को लगाएंगे, हमेशा जड़ मिट्टी के नीचे होगी और तना ऊपर होगा। तो इसके परीक्षण के लिए क्या किया गया, कुछ दिन गमले को उल्टा लटकाया गया, ठीक है, और पौधे का सिर जो है नीचे की तरफ लटका रहा और जड़ जो है ऊपर की तरफ। तो एक परीक्षण इसमें किया गया। एक दो दिन बाद क्या देखता हूं कि जैसे पौधे को भी सब भेद मालूम हो गया हो, उसकी सब पत्तियां और डालियां टेढ़ी होकर ऊपर की तरफ उठ आई। अब क्या किया, और जड़ घूमकर नीचे की ओर लटक गई। तुमने कई बार सर्दियों में मूली काट कर बोई होगी, देखा होगा पहले पत्ते व फूल नीचे की ओर रहे, कुछ दिन बाद देखोगे कि पत्ते और जो फूल हैं वो ऊपर की ओर उठ जाएंगे। हम जिस तरह भोजन करते हैं, पेड़ पौधे भी उसी तरह भोजन करते हैं। तो यहाँ पर जो है क्या किया गया परीक्षण के लिए, तो यहाँ लेखक ने क्या परीक्षण किया, परीक्षण के लिए कुछ दिन गमले को औधा लटकाया, ठीक है। तो पौधे का जो सिर है वो नीचे की तरफ जो है उसको लटका रहा, पौधे का जो सिर था यानी तना था वो नीचे की तरफ लटका रहा और जड़ ऊपर की तरफ, ठीक है। लेकिन अब क्या हुआ, एक दो दिन बाद क्या देखता हूं कि जैसे पौधे को भी सब मालूम हो, सब भेद मालूम हो गया हो, उसकी सब पत्तियां डाल और जो डालियां थी वो टेढ़ी होकर ऊपर की तरफ उठ गई और जड़ घूम करके नीचे की ओर लटक गई। तुमने कई बार सर्दियों में मूली काट कर बोई होगी, देखा होगा पहले पत्ते व फूल नीचे की ओर रहे, कुछ दिन बाद देखोगे कि पत्ते और जो फूल हैं वो ऊपर की ओर उठ आए। हम जिस तरह भोजन करते हैं, पेड़ पौधे भी उसी तरह अपना भोजन करते हैं। अब बच्चों क्या होता है, पेड़ पौधे जैसे हम अपना भोजन बनाते हैं, पेड़ पौधे भी अपना भोजन उसी तरह बनाते हैं, ठीक है। तो हम जिस तरह भोजन करते हैं, पेड़ पौधे भी उसी तरह अपना भोजन वो करते हैं। हमारे दांत हैं, कठोर चीजें हम खा सकते हैं, और नन्हे बच्चों के दांत नहीं होते हैं, वे केवल दूध पी सकते हैं। पेड़ पौधों के भी दांत नहीं होते, इसलिए वे केवल तरल द्रव्य या फिर वायु से भोजन ग्रहण करते हैं। तो देखिए ये भी एक प्रकृति का और हमारी शरीर की भी एक संरचना होती है, क्योंकि देखिए जब बच्चा बहुत छोटा होता है वो सिर्फ दूध पीता है और उस दूध से ही वो जीता है, लेकिन धीरे धीरे जैसे हम उसके शरीर को आदत डलवाते हैं, खाने पीने और कई प्रकार की चीजें हम उसे देते हैं, तो फिर वो सिर्फ और सिर्फ दूध में वो नहीं रह सकता है, उसको खाने की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पर ये लेखक कहते हैं कि जिस तरह हम भोजन बनाते हैं, पेड़ पौधे भी उसी तरह अपना भोजन करते हैं। उनके दांत नहीं है, वो कठोर चीज नहीं खा सकते हैं। अब देखिए हमारे तो दांत हैं, हम कठोर चीज भी खा लेते हैं, लेकिन नन्हे बच्चे सिर्फ दूध पीते हैं। वैसे ही पेड़ पौधों के भी दांत नहीं होते हैं, इसलिए वे केवल तरल द्रव्य या वायु से भोजन ग्रहण करते हैं। पेड़ पौधे जड़ के द्वारा माटी से रस पान करते हैं। तो जो पेड़ पौधे होते हैं ना, आप पेड़ को ऊपर पत्तों में कभी भी पानी नहीं पिला सकते हैं। आप किसी पेड़ के पत्ते में पानी डाल दीजिए, जड़ में उसके पानी नहीं जाएगा तो वो पेड़ सूख जाएगा, क्योंकि उसे पानी नहीं मिलेगा। पेड़ क्या करते हैं, अब आपने छोटी क्लासेस में अभी इसी में आप पढ़ेंगे पेड़ की कहानी, जिसमें इन जड़ों के अंदर भी कुछ रोए होते हैं, रेसे होते हैं। वो क्या करते हैं, जमीन से उस पानी को, मिट्टी में जो पानी और खनिज लवण होते हैं उनको वो सोखते हैं अपने लिए, ठीक है। तो अगर उस भूमि में यदि पानी नहीं होगा तो वो पेड़ पौधे वहां सूख जाते हैं, तो वो भी उस रस का पान करते हैं।
चीनी में पानी डालने पर चीनी गल जाती है। माटी में पानी डालने पर उसके भीतर बहुत से द्रव्य जो हैं गल जाते हैं। जब आप किसी माटी में पानी डालते हैं तो उसमें कई प्रकार, जैसे हम चीनी में पानी डालते हैं तो वो चीनी गल जाती है और आपको मिठास उसकी, आप क्या लेते हैं, अब चीनी तो नहीं खाते आप बस उस पानी को पीते हैं, या आपने कोई चाय बनाई या दूध में भी है चीनी डाला तो आपने वो चीनी तो नहीं खाई, लेकिन आपने वो जो चाय पी या दूध पिया तो, या फिर आप कोई जूस पी रहे हैं या कुछ भी आप वो कर रहे हैं तो उसमें हमने घोल दिया है और उसे हम पीते हैं। ऐसे ही जो पेड़ पौधे हैं, जब हम उस मिट्टी में पानी डालते हैं तो उस मिट्टी में जो भी खनिज लवण होते हैं वो गल जाते हैं और गलने से पेड़ उनको जो है उस द्रव्य पदार्थ को सोखते हैं। जड़ों को पानी न मिलने पर पेड़ का भोजन बंद हो जाता है, पेड़ मर जाता है, पेड़ सूख जाता है। मरने का मतलब पेड़ सूख जाता है। जब हम उसके, इससे पहले ही हम डिस्कस कर रहे थे कि यदि हम पेड़ को पानी न दे, उसकी जड़ में पानी न डालें, क्योंकि जड़ों से ही वो पानी को अवशोषित करता है, तो अगर हम उसकी जड़ में पानी नहीं देंगे तो वो क्या करेगा, उस पेड़ का भोजन बंद हो जाएगा, क्योंकि बिना पानी के वो भोजन नहीं बना पाएगा, है ना। तो उसका वो पेड़ मर जाएगा, यानी कि वो सूख जाएगा। अब सूक्ष्मदर्शी से अत्यंत सूक्ष्म पदार्थ स्पष्ट रूप से देखे जा सकते हैं। आपने देखा भी होगा या आगे आप देखेंगे, जो सूक्ष्मदर्शी होती है उससे सूक्ष्म जो पदार्थ होते हैं, छोटे छोटे जो जीवाणु और कीटाणु होते हैं, वो भी उस सूक्ष्मदर्शी से देखे जा सकते हैं। और जब आप अपने हाथ में ही देखेंगे तो असंख्य कीटाणु और जीवाणु आपको जो है आपके हाथों में दिखाई देंगे उस सूक्ष्मदर्शी के द्वारा। तो ये जो छोटे से सूक्ष्म पदार्थ हैं वो स्पष्ट रूप से देखे जा सकते हैं। पेड़ की डाल अथवा जड़ का इस यंत्र द्वारा परीक्षण करके देखा जा सकता है कि पेड़ में हजारों हजार नल हैं। इन्हीं सब नलों के द्वारा माटी से पेड़ के शरीर में रस का संचार होता है। तो ये जो पेड़ है ना, इस सूक्ष्मदर्शी के द्वारा ये देखी गई है कि पेड़ की डाल अथवा जड़ का एक यंत्र द्वारा परीक्षण किया गया और ये देखा गया कि पेड़ में हजारों हजार क्या होते हैं, नल हैं, और इन्हीं सब नलों के द्वारा माटी से पेड़ के भीतर, पेड़ के शरीर में रस का संचार होता है। इसके अलावा वृक्ष के पत्ते हवा से आहार ग्रहण करते हैं। पत्तों में अनगिनत छोटे छोटे मुंह होते हैं। अब इन सूक्ष्मदर्शी से ही देखा गया कि जो पत्ते होते हैं ना, इनमें अनगिनत छोटे छोटे मुंह होते हैं। सूक्ष्मदर्शी के जरिए अनगिनत मुंह पर अनगिनत होंठ देखे जा सकते हैं। जब आहार करने की जरूरत ना हो तब दोनों होंठ बंद हो जाते हैं, और जब हम श्वास प्रश्वास ग्रहण करते हैं तब प्रश्वास के साथ एक प्रकार की विषाक्त वायु बाहर निकलती है, उसे कहते हैं अंगारक वायु कहते हैं। अगर यह जहरीली हवा पृथ्वी पर इकट्ठी होती रहे तो तमाम जीव जंतु कुछ ही दिनों में उसका सेवन करके नष्ट हो जाए सकते हैं। जरा विधाता की करुणा का चमत्कार तो देखो, जो जीव जंतुओं के लिए जहर है पेड़ पौधे उसी का सेवन करते हैं। तो यहाँ पर अंगारक कहा गया है, जिसको आप विज्ञान की भाषा में कहते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, है ना। तो जब हम सांस लेते हैं और बाहर छोड़ते हैं, ये एक प्रकार की, देखिए कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अगर आपके चारों तरफ ज्यादा हो जाएगी तो आप के प्राण निकल सकते हैं, आपकी जान जा सकती है। हमें ऑक्सीजन प्रॉपर रूप में मिलता है, इसलिए जो है हम स्वस्थ हैं। लेकिन प्रकृति और विधाता की करुणा देखिए, प्रकृति ने इस प्रकार की व्यवस्था कर रखी है, जिस विषाक्त जहरीली हवा को हम छोड़ते हैं वो उन पेड़ों के लिए जो है लाभकारी है, उनके लिए वो जरूरत है उसकी, और जिसे हम छोड़ते हैं और जिसे वो पेड़ पौधे छोड़ते हैं उसे हम जो है ग्रहण करते हैं। तो यहाँ पर कहा है कि अगर यह जहरीली हवा पृथ्वी पर इकट्ठी हो जाती तो ये तमाम जीव जंतु कुछ ही दिनों में उसका सेवन करके नष्ट हो सकते थे। जरा विधाता की करुणा का चमत्कार तो देखो, जो जीव जंतुओं के लिए जहर है पेड़ पौधे उसी का सेवन करके उसे पूर्णतया शुद्ध कर देते हैं। पेड़ के पत्तों पर
जब सूर्य का प्रकाश पड़ता है तब पत्ते सूर्य ऊर्जा के सहारे अंगारक वायु से अंगार निशेष कर डालते हैं और यही अंगार वृक्ष के शरीर में प्रवेश करके उसका संवर्धन करते हैं। पेड़ पौधे प्रकाश चाहते हैं, प्रकाश न मिलने पर ये बच नहीं सकते हैं। तो पेड़ पौधों को भी प्रकाश चाहिए। यदि प्रकाश नहीं होगा, सूर्य का प्रकाश नहीं होगा, तो ये बच नहीं सकते हैं, क्योंकि पेड़ पौधे सूर्य के प्रकाश में अपने भोजन का निर्माण करते हैं। पेड़ पौधों की सर्वाधिक कोशिश यही रहती है कि किसी तरह उन्हें थोड़ा सा प्रकाश मिल जाए। यदि खिड़की के पास गमले में पौधा रखो, तब देखोगे कि सारी पत्तियां या डालियां अंधकार से बचकर प्रकाश की ओर बढ़ रही हैं। वन अरण्य में जाने पर पता लगेगा कि तमाम पेड़ पौधे इस होड़ में सचेष्ट हैं कि कौन जल्दी से सिर उठाकर पहले प्रकाश को झपट ले। बेल लताएं छाया में पड़ी रहने से प्रकाश के अभाव में मर जाती हैं, इसलिए वे पेड़ों से लिपटती हुई निरंतर ऊपर की ओर अग्रसर होती रहती हैं। अब तो समझ गए होंगे कि प्रकाश ही जीवन का मूल मंत्र है। तो अब यहाँ पर कवि जो लेखक हैं वो कहते हैं कि इन सब बातों को पढ़ने के बाद आप समझ गए होंगे कि प्रकाश ही क्या है, जीवन का मूल मंत्र है। अर्थात यदि प्रकाश न होता तो पेड़ पौधे अपना भोजन नहीं बना पाते, वो उनका विकास नहीं हो पाता, और अगर पेड़ ना होते तो मनुष्य की इस दुनिया में कल्पना भी नहीं की जा सकती है। मनुष्य ही नहीं, हर जीव की जो है इस सृष्टि में कल्पना भी नहीं की जा सकती है। सूर्य किरण का स्पर्श पाकर ही पेड़ पल्लवित होता है। पेड़ पौधों के रेसे रेसे में सूरज की किरणें आबद्ध हैं। ईंधन को जलाने पर जो प्रकाश व ताप बाहर प्रकट होता है वह सूर्य की ही ऊर्जा है। पेड़ पौधे व समस्त हरियाली प्रकाश हथियाने के जाल हैं। पशु डांगर पेड़ पौधे या हरियाली खाकर अपने प्राणों का निर्वाह करते हैं। पेड़ पौधों में जो सूर्य का प्रकाश समाहित है वह इसी तरह जंतुओं के शरीर में प्रवेश करता है। अनाज व सब्जी न खाने पर हम भी बच नहीं सकते। सोच कर देखा जाए तो हम भी प्रकाश की खुराक पाने पर ही जीवित हैं। तो यहाँ पर देखिए, हर चीज के लिए अगर हम सूर्य का प्रकाश हटा दिया जाए तो फिर जीवन और वनस्पति दोनों की कल्पना भी व्यर्थ है। तो यहाँ पर आपने इस चैप्टर में क्या पढ़ा कि जो प्रकाश है वो जीवन का मूल मंत्र है। यदि प्रकाश ना हो तो फिर पेड़ पौधे अपना भोजन नहीं बना पाएंगे, वो पल्लवित नहीं हो पाएंगे, वो नहीं पनप पाएंगे, और पेड़ पौधे नहीं पनपे तो फिर जो है जीवन भी जो है नहीं पनप पाएगा। ठीक है। कोई कोई पेड़ 1 वर्ष के बाद ही मर जाते हैं। सब पेड़ मरने से पहले संतान छोड़ जाने के लिए व्यग्र हैं, और बीज ही उसकी संतान है। तो देखिए, कुछ पेड़ ऐसे होते हैं जो 1 साल में ही मर जाते हैं, यानी कि वो सूख जाते हैं, उनका सीजन कहते हैं ना जिनको। तो सब पेड़ मरने से पहले अपनी संतान वो छोड़ जाते हैं। बीज ही उनकी संतान है, किसकी? पेड़ों की। बीज की सुरक्षा व सार संभाल के लिए पेड़ फूल की पंखुड़ियों से घिरा एक छोटा सा घर तैयार करता है। फूलों से आच्छादित होने पर पेड़ कितना सुंदर दिखलाई पड़ता है, जैसे फूल के बहाने वह स्वयं हंस रहा हो। फूल की तरह सुंदर चीज और क्या है, जरा सोचो। तो पेड़ पौधे तो मटमैली माटी से आकर वह विषाक्त वायु से अंगारक ग्रहण करते हैं। फिर इस अपरूप उपादान
से किस तरह ऐसे सुंदर फूल खिलते हैं। तुमने कथा तो सुनी होगी स्पर्शमणि की, अर्थात पारस पत्थर की, जिसके स्पर्श से लोहा सोना हो जाता है। मेरे विचार से माँ की ममता ही वह मणि है। संतान पर स्नेह न्यौछावर होते ही फूल खिलखिला उठते हैं। ममता का स्पर्श पाते ही मानो माटी व अंगार के फूल बन जाते हैं। तो यहाँ पर लेखक कहते हैं कि कोई पेड़ जो है 1 वर्ष तक ही वो जीवित रहता है, उसके बाद वो मर जाता है, यानी कि वो जो है सूख जाता है। लेकिन अपने मरने से पहले वो अपने संतान यानी बीज छोड़ देता है, और उसकी सुरक्षा के लिए वो सार संभाल के लिए पेड़ फूलों की पंखुड़ियों से घिरा एक छोटा सा घर उसे तैयार करता है। जिस प्रकार से मनुष्य भी क्या करता है, अपनी संतान के लिए उसकी सुरक्षा के लिए जो है घर तैयार करता है, ऐसे ही ये पेड़ भी अपनी संतान यानी बीज के लिए वो एक घर तैयार करता है। अब क्या कहते हैं, फूलों से आच्छादित, फूलों से जो है घिरा हुआ होने पर पेड़ कितना सुंदर दिखलाई पड़ता है। आपने देखा होगा एक पेड़ जो है, जो जिसमें चारों तरफ से फूल खिले हों, फूल से जो है वो पूरा आच्छादित हो रखा है, वो कितना सुंदर दिखाई पड़ता है। जैसे जैसे फूल के बहाने वह स्वयं हंस रहा हो, वो ऐसा दिखता है जैसे वो फूल के बहाने स्वयं हंस रहा हो। फूल की तरह सुंदर चीज और क्या है, जरा सोचो। तो पेड़ पौधे तो मटमैली माटी से आकर वह विषाक्त वायु से अंगारक ग्रहण करते हैं। तो देखिए जरा सोचिए, वो पेड़ जो है वो मिट्टी से निकलता है। वो पेड़, वो बीज जो है वो मिट्टी के अंदर से अंकुर फूटता है, और फिर वो उस मटमैली मिट्टी से आता है और लेता क्या है, वो अंगारक, जिस कार्बन डाइऑक्साइड को हम ग्रहण करते हैं और छोड़ते हैं, जिस विषाक्त गैस को हम छोड़ते हैं, उसे पेड़ लेता है, और वही पेड़ हमें इतने सुंदर फूल देता है। जरा सोचिए इस बात को कि फूल से सुंदर और क्या चीज हो सकती है। लेकिन ये पेड़ पौधे तो मटमैली माटी से आकर, आप कितने भी सुंदर फूल का जो पौधा होगा वो उस मिट्टी से ही उगेगा, और वो भी कार्बन डाइऑक्साइड ही लेगा, उसी को ही वो ग्रहण करेगा। लेकिन फिर भी वो इतनी सुंदर, उसकी जो अ, उपज है वो कितनी सुंदर है, वो सुंदर, उस सुंदर से फूल उसमें खिलते हैं। तो क्या कहा है कि पेड़ पौधे तो मटमैली माटी से आकर वह विषाक्त वायु से अंगारक ग्रहण करते हैं। फिर इस अपरूप उपादान, यानी कि इसका तो रूप अच्छा नहीं होना चाहिए, इस उपादान से किस तरह ऐसे सुंदर फूल खिलते होंगे। जरा इस बात को कल्पना कीजिए कि ऐसी मटमैली मिट्टी से तो इसका जन्म हो रहा है, और ऊपर से ऐसी विषाक्त गैस को वो, जिसको हम छोड़ते हैं, जो हमारे लिए जहर की समान है, उसको वो ग्रहण करता है। उससे इतनी सुंदर चीज कैसे खिलते होंगे। तुमने कथा तो सुनी होगी स्पर्शमणि की, अर्थात पारस पत्थर की, जिसके स्पर्श से लोहा सोना हो जाता है। मेरे विचार से माँ की ममता ही वह मणि है। संतान पर स्नेह न्यौछावर होते ही फूल खिलखिला उठते हैं। ममता का स्पर्श पाते ही मानो माटी व अंगार के जो फूल हैं वो फूल बन जाते हैं। तो यहाँ पर क्या कहते हैं कि ये जो काम है ये माँ की ममता है। माँ कहा है उस पेड़ को, और क्योंकि वो फूल खिलते हैं और उस फूल के अंदर ही क्या आते हैं, बीज आते हैं, यानी कि उस पेड़ का जो है एक प्रकार से वो उसकी संतान, उसकी जो है संतान उसे कहा गया है, क्योंकि बीज, फल, फूल से ही तो फल निकलेगा और फल से ही बीज निकलेगा। तो क्या कहा है कि ये जो है, जरा सोचिए, ऐसी मटमैली मिट्टी में जन्म लेने के बाद और ऐसी विषाक्त गैस अंगारक ग्रहण करने के बाद इतने सुंदर फूल भला कैसे खिल सकते हैं। तो ये जो है, आपने एक कथा सुनी होगी स्पर्शमणि की, जिसमें जिसके जिसके जो है स्पर्श से लोहा सोना हो जाता है। तो यहाँ लेखक बताते हैं कि मेरे विचार से माँ की ममता ही वह मणि है, यानी कि जो ये पेड़ है वो अपने बच्चे के लिए ये ममता न्यौछावर करती है। अपनी माँ अपने बच्चे के लिए वो फूल जो है बिछाती है। संतान पर स्नेह न्यौछावर होते ही फूल खिलखिला उठते हैं। ममता का स्पर्श पाते ही मानो माटी व अंगार के फूल बन जाते हैं।
पेड़ों पर मुस्कुराते फूल देखकर हमें कितनी खुशी होती है। शायद पेड़ भी कम प्रफुल्लित नहीं होते। खुशी के मौके पर हम अपने परिजनों को निमंत्रण दे करते हैं। उसी प्रकार फूलों की बहार छाने पर पेड़ पौधे भी अपने बंधु बांधवों को बुलाते हैं। स्नेह सिक्त वाणी से पुकार सकते हैं, कहाँ हो मेरे बंधु, मेरे बांधव, आज मेरे घर आओ। यदि रास्ता भटक जाओ, कहीं घर पहचान नहीं सको, इसलिए रंग बिरंगे फूलों के निशान लगाए रखे हैं। ये रंगीन पंखुड़ियां दूर से देख सकोगे। मधुमक्खी व तितली के साथ वृक्ष की चिरकाल से घनिष्ठता है। वे दल बल सहित फूल देखने आती हैं। कुछ पतंगें दिन के समय पक्षियों के डर से बाहर नहीं निकल सकती। पक्षी उन्हें देखते ही खा जाते हैं, इसलिए रात का अंधेरा घिरने तक वे छिपे रहते हैं। शाम होते ही उन्हें बुलाने की खातिर फूल चारों तरफ सुगंध ही सुगंध फैला देते हैं। तो यहाँ पर लेखक कहते हैं कि पेड़ों पर मुस्कुराते फूल देखकर हमें कितनी खुशी होती है। आप जब किसी पेड़ पर सुंदर सुंदर फूल देखते हैं, उस फूल को देखकर, उन फूलों को देखकर उस पेड़ की तरफ आप आकर्षित हो जाते हैं। शायद पेड़ भी कम प्रफुल्लित नहीं होते होंगे, तो शायद वो पेड़ भी इन फूलों को देख करके प्रफुल्लित यानी खुश होता होगा। खुशी के मौके पर हम अपने परिजनों को निमंत्रण करते हैं। जब आपके घर में कोई खुशी का मौका होता है, हम क्या करते हैं, अपने परिजनों का, जो आपके रिश्तेदार होते हैं, आपके जो परिजन हैं, उन सबको हम निमंत्रण करते हैं। उसी प्रकार फूलों की बहार छाने पर पेड़ पौधे भी अपने बंधु बांधवों को बुलाते हैं। स्नेह सिक्त वाणी में पुकार सकते हैं, कहाँ हो मेरे बंधु, मेरे बांधव, आज मेरे घर आओ। यदि रास्ता भटक जाओ, कहीं घर पहचान नहीं सको, इसलिए रंग बिरंगे फूलों के निशान लगा रखे हैं। ये रंगीन पंखुड़ियां दूर से देख सकोगे। मधुमक्खी व तितली के साथ वृक्ष की चिरकाल से घनिष्ठता रही। आपने देखा होगा उन फूलों पर मधुमक्खियां और जो तितलियां हैं, वो चिरकाल से उनकी घनिष्ठता रही है। वो एक दूसरे, वो मधुमक्खियां उन फूलों के चारों तरफ मंडराती रहती हैं। वो तितली भी आपने देखा होगा, रंग बिरंगी तितलियां उन फूलों पर मंडराती रहती हैं। वे दल बल सहित फूल देखने आती हैं। कुछ पतंगे दिन के समय पक्षियों के डर से बाहर नहीं निकल सकती। पक्षी उन्हें देखते ही खा जाते हैं, इसलिए रात का अंधेरा घिरने तक वे छिपे रहते हैं। शाम होते ही उन्हें बुलाने की खातिर फूल चारों तरफ सुगंध ही सुगंध फैला देती है। वृक्ष अपने फूलों में शहद का संचय करके, अब ये जो वृक्ष हैं, ये अपने फूलों में क्या करता है, शहद का संचय करता है, यानी उसको जो है वो इकट्ठा करके रखता है। मधुमक्खी व तितली बड़े चाव से मधुपान करती है। मधुमक्खी के आगमन से वृक्ष का भी उपहार होता है। तुम लोगों ने फूलों में परागकण देखे होंगे। मधुमक्खियां एक फूल के परागकण दूसरे फूल पर ले जाती है, और परागकण के बिना बीज पक नहीं सकता है। इस प्रकार फूल में बीज फलता है। अपने शरीर का रस पिघलाकर वृक्ष बीजों का पोषण करता है। अब अपनी जिंदगी के लिए उसे मोह माया का लोभ नहीं है। तिल तिल कर संतान की खातिर सब कुछ वो लुटा देती है। जो शरीर कुछ दिन पहले हरा भरा था, अब वह बिल्कुल सूख गया है। अपने ही शरीर का भार उठाने की शक्ति क्षीण हो चली है। पहले हवा बयार करती हुई आगे बढ़ती जाती थी, पत्ते हवा के संग जो है क्रीड़ा करती थी। छोटी छोटी डालियां ताल ताल पर नाच उठती थी। अब सूखा पेड़ हवा का आघात सहन नहीं कर सकता है, और हवा का बस एक थपेड़ा लगते ही वह थर्र कांपने लगता है, और एक एक करके सभी डालियां टूट पड़ती हैं। अंत में एक दिन अकस्मात पेड़ जड़ सहित भूमि पर गिर पड़ता है, जिसको आप कहते हैं ना, पेड़ अब सूख गया है,
अब पूरी तरह से। इस तरह संतान के लिए अपना जीवन न्यौछावर करके वृक्ष जो है समाप्त हो जाता है। तो बच्चों, आज की क्लास में आपने पेड़ की बात पढ़ी और नेक्स्ट क्लास में हम इसके शब्दार्थ और प्रश्न उत्तर करेंगे और फिर से इसको एक बार रिवाइज करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।